अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फारूक किदवई। हमारा ये प्रोग्राम कोरोना वायरस के सिलसिले की ही एक नई वीडियो है जिसमें हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं बरतानिया से डॉक्टर अरशद हुसैन। डॉक्टर अरशद ने पाकिस्तान से एमबीबीएस करने के बाद ये बरतानिया तशरीफ ले गए और इन्होंने वहां से जाके एफआरसीपी फेलोशिप की और इन्होंने चेस्ट फिजिशियन बन गए और आजकल तकरीबन 30-35 सालों से बरतानिया में ही उन मरीजों को जो देख रहे हैं जो कि सीने के अमराज में मुब्तला होते हैं। पिछले बरतानिया में भी जैसा कि आपको मालूम है कि ये कोरोना ने बहुत तबाही फैलाई और डॉक्टर साहब ने उसमें अपना एक अहम किरदार अदा किया। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये कोरोना वायरस जो कि मरीजों में तेजी से फैला उसकी वजूहात और इन्होंने जो मरीजों को देखा और जो फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए तो उनका तरीका इलाज क्या है। वेलकम डॉक्टर साहब हमारे शो में आने का। Assalamualaikum. Thank you very much for inviting me for this important topic, कोरोना वायरस का। और ये आपको पता है कि दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ख़ास करके पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और तमाम इलाके साउथ ईस्ट एशिया में तो हज़ारों अमवातें हुई हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ आपने बड़ा टाइमली ये प्रोग्राम किया है इससे रिलेटेड। यूके में हमारे यहाँ हालात बेहतर हैं कंपेयर टू व्हाट दे वर इन मार्च अप्रैल और मई में, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू डिस्कस आवर एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद अदर्स। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो कोरोना वायरस, आप चूंकि सीने के अमराज के माहिर हैं, तो ये बताइए कि जो सीने में ये आम शिकायत लोगों को है कि सांस की तकलीफ हो रही है और सांस की तकलीफ से मुराद ये है कि या तो उनको घुटन लग रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है और उनको खांसी हो रही है। तो ये क्या वजह है? ये थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा आपके तवज्जो से तमाम ऑडियंस को, और उर्दू में प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आसानी से लोग समझ सकें। कोशिश करूंगा कि टेक्निकल टर्म कम से कम यूज करूं। तो कोरोना वायरस जो है एक आरएनए का वायरस है, तो एक वायरल इलनेस है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है किसी दूसरी वायरल इलनेस से। उसकी वजह ये कि इसकी स्प्रेड बड़ी इंसिडियस है, इसकी रैपिड स्प्रेड होती है और ये बहुत ही लीथल किस्म का वायरस है, बहुत डेंजरस किस्म का वायरस है। हज़ारों अमवातें हुई हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूके में भी बहुत से हमारे मरीजों की डेथ हुई है और ये अनफॉर्चुनेटली इफेक्ट इस तरह करती है कि जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, जिनको सीओपीडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, इनको क्वाइट सिवियरली, और एस्मा है, इनको क्वाइट सिवियरली इफेक्ट करती है। तो ज़्यादातर इस तरह के जो हमारे मरीज हैं उनको कहा गया है कि वो आइसोलेशन में रहें या शील्डिंग में रहें। शील्डिंग एक लफ्ज़ है कि वो बिल्कुल ही घर से बाहर ना निकले, उनको फूड भी घर पे प्रोवाइड किया जाए क्योंकि बहुत वनरेबल पेशेंट है। हमें पता है कि 60 साल से उम्र से ज़्यादा के लोगों पे ये वायरस बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है, ख़ास करके कि ज़ियाबतीस के अमराज में लोग जो मुब्तला हैं और ब्लड प्रेशर की जिनकी शिकायत है। तो ये एक बहुत ही लीथल किस्म की वायरस है। इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कभी काफ़ी वेरिड होती है, मुख्तलिफ मरीजों में डिफरेंट तरह पेश आती है, जो अपनी प्रेजेंटेशन लाती है। 80% लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 80% लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स होती है, उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी कोई सीरियस किस्म की इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। 80% लोग जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है उनको सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए घर के अंदर 14 दिन तक, और सिम्टोमेटिक केयर उनको चाहिए होती है। सिम्टोमेटिक केयर में ये है कि हमें पता चलना चाहिए उनके क्या सिम्टम्स हैं, क्या वो होती है। तो सबसे कॉमन चीज़ जो है 80% अमराज मरीजों में होती है वो है फीवर, बुखार। तो उसके बुखार के साथ साथ जो दूसरी खास कॉमन चीज़ें हैं वो खांसी है। बार्किंग टाइप की खांसी होती है, बाज़ वक़्त उसमें बलगम भी आती है, प्रोजेक्टाइल किस्म की, उसमें सेक्रीशंस भी निकलती हैं। ये खांसी बहुत तंग करती है, रिपीटेड होती है, बार-बार होती है। इसके साथ जोड़ों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, जो सूंघने की सलाहियत है वो इफेक्ट हो जाती है, ठीक से लोग सूंघ नहीं पाते, ऐसा लगता है नाक बंद है। और फिर इसके अलावा भूख नहीं लगती, तो वो खाना नहीं खाते, बाज़ वक़्त पानी भी ज़्यादा नहीं पीते, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे असरात घर में डालती है। अगर मरीज़ को ये हो जाए, बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं बहुत। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का चढ़ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ऐसा हो कि मरीज की सांस चढ़ रही हो
तो उसको ये देखना पड़ता है कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, और ऑक्सीजन अमूमन हॉस्पिटल में दिया जाता है। मुझे पता है कि पाकिस्तान के हालात के हिसाब से, बेड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बाज़ वक़्त ऑक्सीजन घर में भी दी जा रही है, लेकिन ये उन मरीजों को फायदा करती है जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो आपकी एक छोटी सी एक मशीन है, पल्स ऑक्सीमीटर, जो लगा के उंगली पे चेक की जा सकती है। उसमें ये पता चलता है कि जी ये 92 से नीचे है। मुख्तलिफ गाइडलाइंस है, बट 92 से नीचे हमने अपने जो सेटअप में यूज किया कि अगर 92 से नीचे है तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको कोई लंग की या छाती के अमराज पहले से नहीं है और उनकी सैचुरेशन 92 से नीचे है तो इन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने ये फरमाया कि 80% लोगों में ये वायरस जो है उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें ये अलामात नजर आए तो बेहतर ये है कि वो अपने घर में अपने आप को एक कमरे में अलग कर लें तमाम लोगों से, और अपने आप को ये देखते रहें कि उनके जो अलामात हैं, जैसे कि आपने फरमाया कि उनको बुखार भी हो सकता है, जोड़ों का दर्द भी है, खाने में भी उनको दिलचस्पी नहीं होगी, उनको सूंघने की सलाहियत उनकी थोड़ी सी मुतासिर हो सकती है। अगर ये अलामतें बढ़ना शुरू हो जाएं तो फिर इसका मतलब यह है कि मरीज को और सांस लेने में मुश्किल होने लगे, तो इसका मतलब यह है कि मरीज वो 80% में से निकल के उन 20% में जा रहा है जिसको अस्पताल की जरूरत है। क्या आप ये फरमा रहे हैं? जी हाँ, सही बात है। तो इसमें 14 से 15% अफराद ऐसे हैं जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल में। लेकिन और 5% ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट में वेंटिलेटेड बेड की जरूरत पड़ती है। सिर्फ 5% है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम लोग इस सारी डिजीज में होते हैं जिनको आईसीयू में एडमिट होना होता है और उनको वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत होती है। अक्सर लोग सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी से रिकवर हो जाते हैं। कुछ लोगों को बाईपैप सपोर्ट, जिसे हम सीपैप कहते हैं, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये एक छोटी सी मशीन है जिससे ऑक्सीजन एयर जो है वो प्रेशर के थ्रू दी जाती है ताकि ऑक्सीजनेशन बेहतर हो जाए, क्योंकि फेफड़ों को ये अफेक्ट करती है वायरस। और फेफड़ों में इस तरह अफेक्ट करती है कि जो छोटी खलियां बिल्कुल होती हैं जिनको एल्वेलाई कहते हैं, उसमें जाके, क्योंकि आरएनए वायरस है, इसका वहां पे एक रिसेप्टर होता है, टाइप 2 सेल्स होते हैं एल्वेलाई के अंदर, जिसके ऊपर जाके ये वायरस चिपक जाती है और फिर एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू करती है फेफड़ों के छोटे यूनिट एल्वेलाई के अंदर। तो इस रिएक्शन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन 1 और 6। जब ये रिलीज होते हैं तो वहां जो उसके साथ जो ब्लड वेसल जा रही है उसमें से सारा पानी एल्वेलाई में जाने लगता है। तो एल्वेलाई ड्राउन हो जाते हैं और वो जो काम उनका गैस एक्सचेंज का वो खराब होने लगता है, वो बंद होने लगते हैं खलिए। जब ये खलिए बंद होने लगते हैं तो फिर सांस की प्रॉब्लम होती है। उन्हीं सेल्स जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, एक एंजाइम सर्फेक्टेंट रिलीज होता है और सर्फेक्टेंट का काम है कि वो एल्वेलाई को ओपन रखें। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है तो उसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, एक लफ्ज यूज होता है। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल के बगैर उनको हेल्प नहीं हो सकेगी, हो सकता है उनको इंटेंसिव केयर टाइप के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 15% अफराद को हॉस्पिटल की जरूरत होती है, 80% अफराद घर में रह सकते हैं आइसोलेशन के साथ, सिम्टोमेटिक केयर के तो साथ। सिम्टोमेटिक केयर डॉक्टर साहब, एक चीज ये आपने बताई कि जो आपने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए ये बड़े टेक्निकल से हैं। जी एक आम आदमी को अगर मैं ये बताऊं कि जो फेफड़ों में जो कुछ भी हो रहा है इसको नमोनिया कहते हैं या इसको फेफड़ों का इन्फेक्शन कहते हैं, इसको कहते क्या है? या ये सही बात है कि ये कई किस्म से ये फेफड़ों को अफेक्ट कर सकती है वायरस। हम्म। एक तो जैसे मैंने अभी बताया था, जो आपको थोड़ा सॉरी टेक्निकल टर्म्स यूज करनी पड़ी, लेकिन हम्म। उसमें होता क्या है, एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है फेफड़ों के अंदर, बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन मरीज को देनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ कई और प्रॉब्लम भी लंग में करती है ये वायरस। उसमें से एक ये कि वायरल निमोनिया, हम्म। एक और है बैक्टीरियल निमोनिया, कि हम्म। कोई इन्फेक्शन गया है जिसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है कि वो इन्फेक्शन कर रहा है, जैसे आम निमोनिया या आम इन्फेक्शन होता है, तो जी। उस तरह से भी ये प्रॉब्लम करती है। बाज वक्त ये जाके क्लॉट फॉर्म करती है, यानी कि जो सर्कुलेशन है फेफड़ों की उसको रोक देती है। उसको हम टेक्निकल टर्म में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, कि वो जी। क्लॉट बन गया जाके हम्म। फेफड़ों के अंदर। तो ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ब्लड थिनिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और उसमें भी काफी सिवियर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, काफी लो हो जाती है, और इसमें बहुत सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम, जो कि छाती का स्कैन है, वो करवाना पड़ता है टू मेक द डायग्नोसिस। लेकिन ब्लड मार्कर्स होते हैं जो बड़े यूजफुल होते हैं।
तो ये आपकी बात बिल्कुल सही कि ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि किन मरीज़ों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी और किन मरीज़ों को घर में मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इससे बहुत आसानियाँ हो जाती हैं अगर ये समझ लिया जाए, और मरीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो तो जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जब आपके हुँ, पास मरीज अस्पताल में आ गया, आप समझते हैं कि इसको अस्पताल की जरूरत है, तो आप उसका हुँ, एक्सरे कराते हैं या हुँ, एक्सरे करा के आप उसको, और जो थोड़े बहुत मुख्तलिफ ब्लड वर्क होता है या खून के हुँ, टेस्ट होते हैं वो आप कराते हैं। तो आपने जी, ये देखा इस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो आपने उसको ऑक्सीजन लगा दी, लेकिन हुँ। उसके अलावा भी अगर उसके फौरन आप उसको एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, किस तरह करते हैं आप? हाँ, तो ये है कि आपका अपना एक क्लिनिकल जजमेंट होता है, उसकी बेसिस यही होती है, जैसा आपने कहा कि इसमें ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, तो ब्लड से टेस्ट में ख़ास खलिया है जो कि लिम्फोसाइट कहते हैं, जिसको वो लो हो जाता है इस कंडीशन में। जबकि दूसरे इन्फेक्शंस में ऐसा नहीं होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता, तो इस इन्फेक्शन में लो लिम्फोसाइट काउंट मिलता है, हाई सी रिएक्टिव प्रोटीन मिलता है, तमाम मार्कर्स हैं जो इन्फेक्शन शो करते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन है। डी डाइमर्स होते हैं, काफ़ी इसके अंदर टिपिकल फीचर्स ब्लड में मिलते हैं जो दूसरी डिजीज़ में नहीं मिलते हैं। तो उससे फ़ायदा होता है जब हम उनको देखते हैं। इसी तरह एक्स-रे पे इन्फिल्ट्रेट नज़र आते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, या वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। बाज़ वक़्त सीटी स्कैन, जैसा मैंने अभी बताया कि कैट स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। कैट स्कैन जो है वो डायग्नोसिस को और अया कर देता है, उन सूरत में कि जब बहुत क्लियर डायग्नोसिस ना हो। तो मुख्तलिफ तरीके से ये फेफड़ों में इफ़ेक्ट कर सकती है, और हॉस्पिटल जाने के बाद आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहली चीज़ तो हम ऑक्सीजन चेक करते हैं और उसका स्कोर हम रखते हैं कि 92 एंड अबव होना चाहिए। अगर 92 से कम आ रहा है तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यूके में जो हमारी प्रैक्टिस है, अब आज मौजूदा जो प्रैक्टिस है वो ये है कि हम उनको स्टेरॉइड देते हैं, डेक्सामेथासोन के नाम से दवा आती है, जिसको अब हम देते हैं क्योंकि उसका ट्रायल एविडेंस है। और ये मैं ज़रूर एम्फसाइज़ करूँगा यहाँ पे जब बात हो रही है कि यूके में और दुनिया के हर मुल्क में हम कोशिश ये करते हैं कि कोई अगर दवा मरीज़ को दे रहे हैं, तो उसका ट्रायल एविडेंस मौजूद है कि नहीं? कोई ट्रायल हुआ है आम मरीज़ों को बगैर दवा के और फिर दवा के साथ दे के, तो उससे कोई फ़र्क महसूस हुआ है कि तो एक रिकवरी ट्रायल यूके में रन हो रहा था, जिसकी एक आर्म में डेक्सामेथासोन दी जा रही थी। हम उसमें इन्वॉल्व हैं जहाँ मेरा यूनिट है, और हमने दिए हैं स्टेरॉइड दिए अपने मरीजों को, और विद गुड इफेक्ट्स दिए हैं, और हमें उस वक़्त महसूस हो रहा था कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उन्होंने जब एनालाइज़ किया है तो ये शो किया है कि जब डेक्सामेथासोन आप मरीजों को देते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो फ़ायदा होता है। तो ये वो मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, इनको डेक्सामेथासोन से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये शो नहीं हुआ है कि जो मरीज़ हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं, इनको डेक्सामेथासोन देनी चाहिए। तो इसका एविडेंस मौजूद नहीं है। एविडेंस इस बात का मौजूद है कि जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनको डेक्सामेथासोन देनी चाहिए। तो इसी तरह अगर आपका इम्प्रेशन आपकी हुँ, बात से ये मैं क्लियर कर दूं सुनने वालों को और हुँ, देखने वालों को जी, कि डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि जी, डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल अभी तजुर्बाती बुनियादों पर हो रहा है, उससे जी, कुछ नतीजे नजर आए हैं, लेकिन ये उन मरीजों में सिर्फ इस्तेमाल हो रही है जो कि जी, अस्पताल में दाखिल हैं। नंबर हुँ, एक। नंबर दो, जी, जिनको मुसलसल ऑक्सीजन दी जा रही है। और नंबर तीन, उनको बराबर देखा जा रहा है, डॉक्टर उसको हर वक्त देख रहा है कि जो उसको ये मैं दवा दे रहा हूं इसके कोई हुँ, नुकसान तो नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब ये जी, फरमा रहे हैं कि ये दवा अगर आप घर में हैं तो आपको कतन जरूरत नहीं है इस दवा हुँ, को इस्तेमाल करने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस चीज को आपने क्लियर किया। आप मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो आम तौर पे एक आम इस्लाह में ये कहा जा रहा है कि जी ये नमोनिया हो रहा है, नमोनिया हो रहा है। आपने फरमाया कि नमोनिया के मुख्तलिफ तरह का होता है, तो ये वायरल नमोनिया है। एक लफ्ज होता है जिसको पल्मोनाइटस या न्यूमोनाइटस कहते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक दी जा रही है। तो ये क्या उसी से रिलेटेड है? नमोनिया की कोई किस्म है, ये क्या है? मतलब बात ये सही है आपकी कि पहले कोविड-19 से पहले का जो टाइम है, उसमें हमारे पास वायरल निमोनियाज़ होते थे। अब वायरल इन्फेक्शन या वायरल निमोनिया जो छाती को अफ़ेक्ट करते हैं, फेफड़ों को अफ़ेक्ट करते हैं, उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मली। तो वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन होता ये है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप उसके ऊपर हो जाता है, जिसके लिए एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव होती है। यही इसमें भी फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है कि वायरल इलनेस के लिए तो बे बे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं हॉस्पिटल में रिव्यू में कि कोई बैक्टीरिया है जो कि ओवर इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन हो रहा है उसके ऊपर, ऑन टॉप ऑफ द वायरल निमोनिया या वायरल इन्फेक्शन, तो उसमें एंटीबायोटिक देते हैं हम यूके में भी, और भी जगह दी जा रही है। मुझे पता है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा एज़ोमैक्स के नाम से एक एंटीबायोटिक है जो दी जा रही है।
तो उसकी एक लॉजिक समझ में आती है और डॉक्टर्स दे रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं साइड इफेक्ट, तो वो बात समझ में आती है कि जिन्होंने डेक्सामेथासोन दी है, पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत थी, पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन है, तो स्टडी जो हमारे यहाँ हुई है रिकवरी ट्रायल, उसने क्लियर बेनिफिट शो किया है कि जी 1/5 मोर्टेलिटी इंप्रूवमेंट है, यानी इसके फायदे हैं। इसी तरह वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं उनको डेक्सामेथासोन देने के फायदे हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा क्लियर किया है कि घर के मरीजों पे जो घर में बैठे हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ब्रेथलेस नहीं है, उनको डेक्सामेथासोन का कोई रोल प्रूव नहीं हुआ है। रिकवरी ट्रायल में इससे वो प्रूव हुआ है कि जो लोगों को हॉस्पिटल आना पड़ा है, ऑक्सीजन लेनी पड़ी है या वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, उसमें क्लियर वाज़ेह मोर्टेलिटी बेनिफिट है, तो तो वहाँ डॉक्टर साहब देनी चाहिए। ये बताइएगा कि जो मरीज आपने अस्पताल में दाखिल किया, तो हम्म उसमें से हर मरीज जो है वो तो आईसीयू में जाएगा या हर मरीज वेंटिलेटर पे जाएगा? क्या ऐसा है? क्या ऐसा जो पाकिस्तानियों के हमारे जहनों में ये है, एक आम पाकिस्तानी के, कि अस्पताल जाने का मकसद ये है कि भाई अब आपको या तो जान होगी या माल होगा, दोनों चीजों से आदमी हाथ धो देता है। तो क्या हर मरीज जो कि अस्पताल जा रहा है वो जरूरी है कि एडमिट हो, जरूरी है कि आईसीयू में जाए और जरूरी है कि वेंटिलेटर पे जाए? नहीं, देखिए इसकी क्लियर गाइडेंस है। मैं थोड़े से फैक्ट्स जरा बता दूं, 3 जो मरीजों के लिए बड़े फायदेमंद होंगे कि जब आप हाइपोक्सिक हैं, यानी ऑक्सीजन आपको लग रहा है कि आपकी सांस चढ़ रही है, अक्सर मैं कहता हूं कि रिलेटिव्स को कि वो मरीज की देखें कि सांस कितनी दफा ले रहा है 1 मिनट के अंदर। अगर वो 25 से 30 के दरमियान ले रहा है तो ही इज नॉट वेल, उसको फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है। उमूमन 1 मिनट में 20 दफा इंसान सांस लेता है। तो ये एक बड़ी इजी वे ऑफ चेकिंग, अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर घर में नहीं है तो आप देख सकते हैं कि तेजी से सांस तो नहीं ले रहा अगर मरीज, और ब्रेथलेस हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आपको फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। टू अदर थिंग्स आर के वो हो सकती हैं जब हॉस्पिटल ले जाना पड़े। अगर मरीज को छाती का दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो दैट्स एन इंडिकेशन कि आप उस मरीज को घर पे ना रखें, फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। और तीसरी बात जो जरूरी है समझना मरीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर उनकी ऑल्टर्ड मेंटेशन है, यानी वो बातें बहकी बहकी कर रहे हैं या कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं, तो ये 3 ऐसी कंडीशन है कि अगर कोविड-19 इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है और पेशेंट को ये हो रही है, आपको लामोहल्ला हॉस्पिटल जाना है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर का काम है कि ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करे, तो देखे कि ऑक्सीजन किस लेवल पे रह रही है। अगर तो 92 से अबव रह रही है, थोड़ा सा पेशेंट एंशियस है जिसकी वजह से सांस तेज से ले रहा है, तो वो घर भेज देते हैं ब्लड टेस्ट करा के और एक्सरे करा के, उनको एडमिशन की जरूरत नहीं होती। तो ये जो आपकी बात है कि हॉस्पिटल आए तो एडमिशन होना जरूरी, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को घर भेज दिया जाता है जो इतनी उनकी बुरी हालत नहीं हो। लेकिन मैंने बताया अगर 3 ये कंडीशंस हो तो मरीज को घर पे नहीं रखना चाहिए, सट्टी हॉस्पिटल ले जाकर उनको चेकअप कराना चाहिए। दूसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट टच किया है कि डॉक्टर साहब जैसे ही इनको हॉस्पिटल जाना है कि इनको आईटीयू बेड बुक करा देना चाहिए। मैंने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं कि जी आप आ जाएं, आपका वीआईपी जो है वेंटिलेटेड बेड रखा हुआ है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। तो जब आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो पहली चीज जो डॉक्टर्स देते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, बेस्ड ऑन कितना आपकी ऑक्सीजनेशन की रिजल्ट्स आ रहे हैं फिंगर पल्स ऑक्सीमेट्री पे, या ब्लड गैसेस चेक करते हैं हम एक सुई के जरिए, इंजेक्शन के जरिए चेक करते हैं कि खून के अंदर कितनी ऑक्सीजनेशन हो रही है। अगर वो ऑक्सीजनेशन कम हो रही होती है तो हम उस हिसाब से उनको ऑक्सीजन देते हैं। हम यूके में ज्यादातर मास्क यूज करके ऑक्सीजन देते हैं, बट नेजल प्रोंग भी यूज हो सकता है। तो उसको मैच करके ऑक्सीजन को 92 से अबव लाना बड़ा जरूरी होता है। तो ये पहला काम हम मरीज के लिए करते हैं, और उमूमन ऑक्सीजन देने से 2-3 दिन में पेशेंट की कंडीशन में बेहतरी आ जाती है। तो वो घर भेज देते हैं जब वो बेहतरी आने लगती है और उनकी सिम्टम सेटल होने लगती है। फीवर के लिए वही जैसे मैंने बताया पैरासीटामोल या पेनाडोल का इस्तेमाल किया जाता है, उससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। पेन किलर्स, जोड़ों के दर्द वगैरह के भी ठीक है। लेकिन कुछ मरीजों की ऑक्सीजनेशन बेहतर नहीं होती, वो टाइम के साथ साथ उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अभी हम एक मीटिंग में थे, इटली के कोलीग्स हमारे साथ थे, कुछ यूएस के भी कोलीग्स साथ थे, तो हमने सारों ने ये बात की अग्री किया कि जो इनिशियल इटली में मैनेज हुए ये केसेस, हमने सबको वेंटिलेटर पर डाला और उनकी डेथ बहुत ज्यादा हुई। तो वेंटिलेटर पे हालत मजबूरी जाता है आदमी कि जब ऑक्सीजनेशन बेहतर नहीं हो रही है ऑक्सीजन देने से, और सीपैप जो कि एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मशीन है उसके लगा देने से भी बेहतरी नहीं आ रही, तो ये एक आखिरी रिसोर्ट होता है कि वेंटिलेशन आईसीयू में दी जाए। तो कहने का मकसद है सिर्फ 5% ऐसे लोग या उससे भी कम ऐसे लोग होंगे जो पूरी कोविड-19 के इन्फेक्शन में होंगे जिनको वेंटिलेटेड बेड की जरूरत होगी। तो जब आपको वेंटिलेटेड बेड की जरूरत है तो आप वेंटिलेटेड बेड पे हैं, तो दैट इज परफेक्ट, दैट इज द राइट थिंग, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन वेंटिलेशन हर मरीज के लिए जरूरी नहीं है, हर मरीज का इलाज नहीं है।
और अगर हर मरीज अपना बुक करा लेगा बेड वेंटिलेटर, तो जिन लोगों को जरूरत है वो बेचारे एड़ियां रगड़ के बाहर मर जाएंगे और उस हॉस्पिटल के वेंटिलेटेड बेड में नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, मैं समझता हूँ आप कन्वे कर सकेंगे पाकिस्तान में अवाम को कि हर आदमी जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको वेंटिलेटेड बेड की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन से काम चल जाए, हो सकता है कि उनको CPAP कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर की जरूरत पड़े। एक छोटा सा डिब्बे की तरह का डिवाइस होता है जिससे कि वो ट्यूब आके ऑक्सीजन लगती है, तो वो आपकी ऑक्सीजनेशन इंप्रूव कर देता है। तो सिर्फ 5% ऐसे मरीज हैं जिनको आईटीयू में जाना पड़ेगा, और ये काफी सिवियर कंडीशन होती है जो जिन पेशेंट को आईटीयू में जाना पड़ता है, और उस हिसाब से उनकी मोर्टेलिटी रेट भी हाई है, तो डॉक्टर मोर साहब देन ये 50%। बताइएगा कि ये जी। कोरोना वायरस पे हम बात कर रहे हैं, हम्म। कोरोना वायरस में मरीज जो आपका दाखिल हुआ, आपने उसको ऑक्सीजन लगाई, वो बेहतर नहीं हो रहा है, आप उसको आईसीयू में लेके जाते हैं, यानी कि इंतहाई निगहदाश्त के एक कमरे में लेके जाते हैं, हम उसको वेंटिलेटर पे, तो उसको वहां एक आम बेड से उठा के आईसीयू में क्यों लेके जा रहे हैं? क्या, तो जैसा भी मैंने समझाया कि जब पेशेंट आता है तो उसकी ऑक्सीजनेशन चेक होती है, उसके एक्सरे होते हैं, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसकी कैफियत नोट करना डॉक्टरों का काम होता है। उसमें बाद सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ती है, बाद बगैर उसके काम चल जाता है, डिपेंडिंग है क्या कंडीशन है। तो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रही होती है, और ये मरीज जो आईटीयू की तरफ जा रहे होते हैं, ये इनकी ऑक्सीजनेशन रफ्ता रफ्ता ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। जैसे स्टार्ट पे उन्होंने 24% ऑक्सीजन दी, फिर उसके बाद 28%, फिर उसके बाद 35%, फिर 60%। जब 60% के करीब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हाई फ्लो है वो ऑक्सीजन, तो हम उसके साथ ये CPAP नॉन इनवेजिव वेंटिलेशन का सपोर्ट देते हैं और देखते हैं कि मरीज कैसा रहता है। और कुछ मरीज ऐसे हैं कि जो कि फिर मजीद डिटेरियोरेट होते हैं स्पाइट ऑफ बीन ऑन CPAP, स्पाइट ऑफ बीन ऑन ऑक्सीजन, तो उनको आईटीयू में ले जाना पड़ता है, उनको आईसीयू में वेंटिलेटेड बेड की जरूरत पड़ती है। तो ये 5% मरीज हैं जो कि खुदा खासा वो सिवियर फॉर्म है, जो डिटीरिएट होगी और उनको वो बेड की जरूरत पड़ेगी। तो, लेकिन 14 to 15% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये ट्रीटमेंट है आउटसाइड द आईटीयू, आउटसाइड द वेंटिलेटेड बेड से काम चल जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक आम अंदाजा, एक आम फहम ये है कि आईसीयू और वेंटिलेटर का मतलब ये है कि मरीज की हालत बहुत खराब है और इसके बचने की उम्मीद नहीं है, जो कि हकीकत है। उसी वजह से आप मरीज को आईसीयू में ले जाते हैं या वेंटिलेटर पर रखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि बिल्कुल नाउमीदी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई अवसर नहीं है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो मरीज जो आईसीयू में जाते हैं, वो वेंटिलेशन सपोर्ट की उनको जरूरत पड़ती है, उनकी जो चांसेस ऑफ रिकवरी हैं वो 50% से इसके लगभग या उससे थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे होने के बाद इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जिन्हें हम कहते हैं, उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने बहुत से मरीज देखे हैं जो हमारे अपने साथी केयर में थे, आईसीयू में गए हैं और आईसीयू से वापस आए हैं, उनकी बार बार ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है, वो थोड़ा टाइम लगता है हील करने पे, लेकिन दे इवन गॉन ऑन वॉकिंग, मेरे वार्ड से वॉक करके गए हैं लोग और तालियां बजाई हम लोग सारों ने मिलके। तो ये कहना कि आईसीयू चले गए तो कुछ नहीं हो सकता इज रॉन्ग, लेकिन ये अपनी जगह एक फैक्ट है कि उसमें मोर्टेलिटी बढ़ जाती है जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, 50% ज्यादा है मोर्टेलिटी। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि कोई चांस नहीं है, इसमें बहुत से चांसेस हैं इम्प्रूविंग के, और काफी लोगों को हमने देखा है कि वो रिकवर करते हैं। तो मोर देन 40 to 50% ऐसा है कि वो अच्छी केयर के साथ रिकवर हो जाते हैं, इसी से इम्पॉसिबल नहीं है वहां से रिकवर। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान से पढ़ा, पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान से आपने पढ़ा, पाकिस्तान के हालात को आप जानते हैं, और आप पाकिस्तान में टेली मेडिसिन के जरिए या जूम मीटिंग के जरिए लोगों को मशवरे भी दे रहे हैं। आप पाकिस्तान के एक आम आदमी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये मुझे काफी तकलीफ है इस सारे मसले से कि पाकिस्तान में मैं जो लोग मुझे फोन करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, हमारे पास वेबसाइट भी है, उसके थ्रू भी रिलेटिव्स वगैरह कांटेक्ट करते हैं, इवन डॉक्टर्स हमें कांटेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एरिया से मशवरे लेने के लिए। तो हम अपने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करते हैं। तो मुझे एक बात जो बड़ी अजीब सी लगी है वो ये कि बहुत हमारे यहाँ कुछ हॉस्पिटल कोरोना वायरस को डील कर रहे हैं और कुछ हॉस्पिटल नहीं कर रहे हैं, जबकि एनएचएस में जहाँ इंग्लैंड में हमने कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं था कि जो कोरोना के मरीज को घर भेजता या नहीं रिफ्यूज करता कि बेड नहीं है। तो जितनी कैपेसिटी थी हमने सारी खोल दी थी, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपनी कैपेसिटी खोल दी थी, ताकि ये अनफॉर्चुनेट मरीज जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है एटलीस्ट उनको ऑक्सीजन मिले। तो मेरी ये आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है तमाम हॉस्पिटल्स के साथ पाकिस्तान में कि लुक इनटू दिस, कि अगर आप ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़े तो प्लीज ऑफर योर सर्विसेज टू दीज पेशेंट्स एंड गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दैट।
आई एम श्योर दे आर लुकिंग इनटू दैट, बट ये थोड़ा सा एक चीज है कि जो हमने बड़ा फर्क फील किया इंग्लैंड और पाकिस्तान में कि जी ये हॉस्पिटल कोरोना को नहीं देखेगा, वो हॉस्पिटल कोरोना को देखेगा, इतने टाइम में डेथ हो गई है कंसल्टेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हॉस्पिटल जहां बेड अवेलेबल है करीब तरीन उसको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि मरीजों के साथ बेहतरीन सलूक, बेहतरीन उनको ट्रीटमेंट मिल सके। नंबर 1। नंबर 2 बात ये मैंने देखा है कि ऐसी सिचुएशन है, बहुत से, आई एम सॉरी टू से, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने मरीज क्योंकि एंग्शियस है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए की दवा लगानी शुरू कर दी है उनके मरीजों को जिनको उन दवाओं की जरूरत नहीं है और ना ही कोई एविडेंस मौजूद है। क्योंकि यूके में हम कोई भी दवा देते हैं या तो वो ट्रायल बेसिस पे होती है कि एक ट्रायल का हिस्सा होती है वो दवा, या उसका प्रूवन बेनिफिट किसी रिसर्च में आया होता है एक रैंडमाइज्ड ट्रायल के थ्रू। आम आदमी को दवा दी जाती है और एक मरीज को दवा दी जाती है, देखा जाता है कि उसका कोई बेनिफिट है या नहीं। जब वो प्रूवन बेनिफिट आ जाता है तो हम वो ड्रग देते हैं, वो दवा देते हैं। जैसा मैंने अभी डेक्सामेथासोन के बारे में बताया कि ट्रायल में तो हमने यूज किया लेकिन ट्रायल से बाहर मुश्किल होता है दवाओं को यूज करना। अब मुझे पता है कि पाकिस्तान में एक एक्ट्रिमा के नाम से एक दवा है जो टोसिलुमैब दवा है, उसकी जो अफादियत है वो हमें पता है कि आईसीयू के पेशेंट्स में होती है जो बहुत सिवियरली अनवेल पेशेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो मुझे सुनने में आ रहा है दोस्तों से और जितने डॉक्टरों ने मुझे कांटेक्ट किया वो कहते हैं जी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ये दवा लगाते हैं, 1.5 लाख रुपए एक दिन की दवा का चार्ज है। अब मैं तो समझता हूँ कि एक अमीर से अमीर यूके का आदमी भी ये फाइंड डिफिकल्ट करेगा इस तरह का ट्रीटमेंट अगर उसे पे करना पड़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी एक गलत चीज है और ये हमारे अवाम को ये सब कुछ समझना चाहिए कि देखो जो दवा लगाई जा रही है उसका कोई ट्रायल एविडेंस है, कोई रैंडमाइज्ड ट्रायल हुआ है, इसकी कोई बेनिफिट है लगाने के, या ये कि क्योंकि 5 पड़ोसियों ने लगाई है दवा तो मैं भी लगवाऊंगा। इस तरह से ये गलत है और बहुत से बेचारे मिडिल क्लास तबका जो है वो पता नहीं कहाँ से पैसे अफोर्ड करके लाता है टू गिव इट टू द प्राइवेट सेक्टर। तो ये मैं एक बहुत एक गलत डायरेक्शन पे हमारी जा रही है कि जी वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसका कोई ट्रायल एविडेंस नहीं है और पैसे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी लिए जा रहे हैं। तो ये हमें बहुत फील होता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बैठ के जितना कुछ कर सकें टू मेक इट बेटर वो करेंगे और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये कोशिश करेंगे कि ये बात कन्वे हो तो हमारे जो जो मरीज हैं और जो रिलेटिव्स हैं उनको ये बात समझने की जरूरत है कि ये जो बहुत एक्सपेंसिव दवाएं हैं जिनको बताया जा रहा है कि दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका ट्रायल एविडेंस नहीं है वो दवा इंडिकेटेड नहीं होती मेरे अपने हिसाब से। अगर वो दी जा रही है और ज्यादा पैसे में दी जा रही है तो मैं नहीं समझता कि दिस इज द राइट डायरेक्शन टू टेक। तो इसमें सबका रोल है, डॉक्टर्स का भी रोल है, मैं मानता हूँ उसमें हॉस्पिटल्स का भी रोल है, इसमें मरीजों का भी रोल है और सबसे ज्यादा हम अपना रोल समझते हैं कि हमें अवेयरनेस देनी है लोगों को। अगर हम फेल हो रहे हैं, हम अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो ये हर मरीज वो दवाएं लेगा जो उसको जरूरत नहीं है, इंडिकेटेड नहीं है और वो बड़ी महंगी दवाएं जी और डॉक्टर उसके साहब अवेयरनेस आपका हो जी सकता है साइड इफेक्ट्स हो। हाँ डॉक्टर उसके साहब साइड आपका इफेक्ट्स हो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें समझाया, हमारे एक आम आदमी को समझाया कि 80% ऐसे मरीज हैं जो कि अपने आप को घर में एक जगह पे अलग कर लें तो उनको ये मर्ज से बचाया जा सकता है। 15% के करीब लोग ऐसे हैं जो उन 80% में से शायद उनको अस्पताल आना पड़े अगर उनको सांस की तकलीफ है। और जरूरी नहीं है कि हर मरीज दाखिल हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर मरीज आईसीयू में जाए, जरूरी नहीं है कि हर मरीज वेंटिलेटर पे जाए। और आपने फरमाया कि दवाइयों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, दवाइयों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी दवा सिर्फ अस्पताल में इस्तेमाल होगी और कौन सी दवा घर पे इस्तेमाल होगी। डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि ये आज का जो प्रोग्राम था ये लोगों को जरूर इससे फायदा होगा। और अगर जैसा कि आप कर रहे हैं, मैं आपके तवज्जुह से और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम मुझ समेत आप जैसे लोगों की जो फ्रंट लाइन है, जो इन मरीजों को देख रहे हैं, अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा रहे हैं, आपको हम सब की तरफ से सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।